हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत में पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से खेल सिद्धांत बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड से राष्ट्र राज्य व्यवस्था स्टेट नेशन सिस्टम के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। राष्ट्र राज्य व्यवस्था, जानते हैं कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था होती क्या है। जैसा कि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इसी राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र होता है, मुख्य बिंदु होता है। विभिन्न राज्य होते हैं। इस विश्व व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्य होते हैं और इन्हीं विभिन्न राज्यों का अध्ययन हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम करते क्या है? विभिन्न राज्यों के बीच होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनके जो परस्पर व्यवहार होते हैं, उनकी जो विदेश नीतियां होती हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य इकाई होता है यह राज्य ही होता है। यह मुख्य इकाई होता है। मुख्य यूनिट कौन होता है? यह राज्य ही होता है। राज्य को हम यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर विश्व राजनीति का अध्ययन करते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि राज्य होता क्या है। व्हाट इज स्टेट? इसको आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि स्टेट होता क्या है। तो किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए 4 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला भूभाग, भूभाग भूभाग। दूसरा जनसंख्या। तीसरा भूभाग, जनसंख्या और तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता, ये जो 4 चीजें हैं ये आवश्यक होती है। 1, 2, 3 और 4, यानी कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि उत्तर प्रदेश में भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, परंतु संप्रभुता नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। उसको कुछ करने के लिए इसके ऊपर और एक शक्ति है, भारत सरकार। यह भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार के निर्देशों का पालन ये करती रहती है। तो संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता राज्य की ऐसी सर्वोपरि इच्छा होती है जो किसी अन्य शक्ति के द्वारा मर्यादित नहीं होती है। तो जो राज्य की सरकार है, यानी कि जो हमारे प्रांत की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यह मर्यादित है। तो फिर यह संप्रभु नहीं हो सकती। इस तरह से उत्तर प्रदेश में संप्रभुता का निवास नहीं है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। राज्य कौन है? हम भारत को राज्य ले सकते हैं। भारत को हम राज्य ले सकते हैं, क्योंकि भारत में 4 तत्व देखने को मिलती है। क्योंकि भारत का निश्चित भूभाग भी है, निश्चित जनसंख्या भी है और ये सरकार भी है, भारत सरकार जिसको हम कहते हैं, और संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब भारत अपने बाह्य मामलों में और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको नियंत्रित कर सकती हो, इसको निर्देशित कर सकती हो। तो भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। तो राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले मानव समुदायों का नाम है, जो संप्रभु सरकार के द्वारा शासित होता है। यानी कि राज्य क्या है? राज्य यानी कि यह मानव समुदाय का नाम है जो किसी निश्चित भूभाग में रहता हो, किसी निश्चित भूभाग में रहता हो, मानव समुदाय हो, निश्चित भूभाग हो, उसमें मानव समुदाय हो और वह सरकार के अधीन शासित होता हो, और सरकार क्या हो? संप्रभु हो। तो ये 4 तत्व उस राज्य में देखने को मिलते हैं। यानी कि राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य निश्चित भूभाग में रहने वाले मानव समुदाय के संगठनों का नाम है जो संप्रभु सरकार के द्वारा शासित रहता हो। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। इस व्यवस्था को हम स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से राज्य जो है एक राजनीतिक शब्द है। राज्य क्या है? यह एक राजनीतिक शब्द है। राजनीतिक शब्द है और इसका आविर्भाव कानूनी रूप से होता है। कानूनी रूप से होता है। राज्य एक राजनीतिक शब्द है। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्र क्या है। व्हाट इज नेशन? व्हाट इज नेशन? नेशन क्या है? राष्ट्र शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के नेशन से बना है। अंग्रेजी भाषा के यह नेशन से बना है, नेशन। और यह जो नेशन शब्द यह क्या है? इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश भाषा है। और नेशन शब्द लैटिन वर्ड के नासी से बना है। नासी, या इसको नासस कर सकते हैं या इसको नेशियो कर सकते हैं।
नेशियो। तो जैसा कि नासी या नासस या नेशन का अर्थ होता है जन्म ग्रहण, जन्म ग्रहण, जन्म ग्रहण। यानी कि जब व्यक्ति अपना जन्म ग्रहण करता है या जहां पैदा होता है, जहां पैदा होता है या जहां उसका उद्भव होता है, व्यक्ति का जहां उद्भव होता है, तो वह जो भूभाग है और भूभाग में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं जो एक वंश से संबंधित हो, वह राष्ट्र का घोतक हो जाता है, राष्ट्र, उसको राष्ट्र बोला जाता है। यानी कि राष्ट्र का आशय किसी निवास स्थान पर रहने वाले उन मनुष्यों से है जिनका मानव वंशिक एक ही हो, यानी कि जिनका मानव वंश एक ही हो और सभी लोग साथ साथ रहते हैं, तो उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं, तो उसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है, राष्ट्र जो होता है ऐसे लोगों का समूह होता है जिनमें सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। या फिर सांस्कृतिक एकता अगर नहीं है, सांस्कृतिक एकता नहीं होती है तो विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताएं होने के बावजूद भी वह साझा संस्कृति रखते हों। संस्कृति क्या होती है उनकी? साझा संस्कृति रखते हों और आपस में बंधा हुआ महसूस करते हों, और आपस में बंधे हुए हों, बंधे हुए हों। यानी कि जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र का आशय कि ऐसे लोगों का समूह जो कि समान संस्कृति रखते हों, या अगर समान संस्कृति नहीं है तो उनकी संस्कृतियां साझा हो, वह आपस में बंधे हुए हों, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो राष्ट्र साझा विरासत, भाषा, संस्कृति व साझी पहचान पर आधारित संकल्पना है। यानी कि राष्ट्र क्या है? यह साझी संस्कृति पर आधारित है, यह एक भाषा पे आधारित है, एक संस्कृति पे आधारित है। यानी कि राष्ट्र के अंतर्गत क्या होता है? एक भाषा होती है, एक संस्कृति होती है और एक ही ऐतिहासिक विरासत होती है और एक ही पहचान होती है। तो ऐसे समूह को हम राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। जैसा कि अंग्रेजों का कहना था कि भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है। भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज क्यों नहीं है? क्योंकि उनका यह कहना था कि भारत में अनेक राष्ट्र होते हैं, भारत में अनेक राष्ट्र हैं, अनेक राष्ट्रों का समूह है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। विभिन्न भारत में विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृतियां हैं, भाषाएं भी विभिन्न है, क्षेत्र की परंपराएं भी विभिन्न है, लोगों के कल्चर भी विभिन्न है। तो इसलिए भारत राष्ट्र नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वह एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। विविधता में एकता है। हमारे यहाँ क्या है? विविधता में एकता है। वह भारतीय हैं, सभी लोग क्या है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई किसी धर्म का हो या किसी समुदाय का हो या किसी क्षेत्र का हो, सभी लोग क्या है? आपस में एकता के सूत्र में आबद्ध हैं। सभी लोग अपने को क्या कहते हैं? भारतीय, वी आर द इंडियन। सभी लोग अपने को इंडियन मानते हैं। तो इसलिए भारत क्या है? एक राष्ट्र है। भारत को हम राष्ट्र कह सकते हैं। यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश की एक भाषा हो, एक संस्कृति हो, एक परंपराएं हो, वही राष्ट्र हो। जैसे यूरोप की कंट्री को ले सकते हैं। यूरोप की कंट्री में समान संस्कृतियां होती हैं, समान विरासत होती हैं। तो जो यूरोपीय होते हैं वह अपने कंट्री को राष्ट्र मानते थे। इसी तरह से इस्लामिक कंट्री को ले सकते हैं, जहां एक संस्कृतियां होती हैं, एक भाषा होती है, एक धर्म होता है, उसको हम राष्ट्र मान सकते हैं। जैसे हम इस्लामिक कंट्री को ले सकते हैं। लेकिन जो भारत है, इसमें विभिन्न धर्म होते हुए भी, विभिन्न कल्चर होते हुए भी, विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। सभी लोग भारत की रक्षा के लिए अपने हितों का बलिदान कर सकते हैं। इसलिए भारत क्या है? एक राष्ट्र है। जबकि जो राज्य होता है वह राष्ट्रीयता की कानूनी और प्रादेशिक अभिव्यक्ति है। एक राज्य के भीतर कई राष्ट्र हो सकते हैं, जैसे भारत, कनाडा, सोवियत। यह एक राज्य है, इसके अंदर कई राष्ट्र हैं। और यह भी हो सकता है कि एक से अधिक राज्यों के बीच राष्ट्रीयता समान हो सकती है। जैसे यूरोप की कंट्री को ले ले, यूरोप में विभिन्न राज्य हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता समान हो सकती है। जैसे हम जर्मनी को ले सकते हैं। जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी होता है, एक पश्चिमी जर्मनी होता है। ये दो देश होते हैं, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो इनके संस्कृतियां एक ही थी। जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो ये अलग अलग राज्य थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी।
अलग अलग राज्य होते हुए भी इनकी संस्कृतियां एक ही थी, इनके राष्ट्र एक ही, इनकी राष्ट्रीयता एक ही थी। और फिर बाद में इसको फिर बाद में इसको फिर बाद में इसका एकीकरण कर दिया गया। यानी कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों की राष्ट्रीयता एक ही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य संगठन की एक ऐसी प्रणाली है, जो राष्ट्र राज्य है यानी कि नेशन स्टेट है, वो संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें एक समान पहचान वाले लोग यानी कि सामूहिक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, जिसमें सामूहिक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, एक समान पहचान वाले लोग रहते हैं, और वह अपने निश्चित सीमाओं में रहते हैं, और अपने निश्चित सीमाओं के अधीन जो संचालित होने वाली सरकार है वो सरकार के अधीन रहते हैं। और उसमें राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक संगठन की एकता पाई जाती है। यानी कि जो राजनीतिक एकता होती है एक सी होती है, जैसे कि भारत को ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक राजनीतिक रूप से एक ही है। इसी तरह से सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी सांस्कृतिक एकता होती है। जैसे हम सभी लोग अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो अपने को क्या कहते हैं? इंडियन। हम स्वयं को इंडियन कहते हैं। जैसे हम कहीं भी चले जाते हैं और किसी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम भारत में रहते हैं, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, नेशनलिटी जो है वह इंडियन है, तो हम बाहर जाकर क्या अपने को बोलते हैं? इंडियन। वी आर द इंडियन। तो हमारी राष्ट्रीयता क्या है? इंडियन है। हम सभी लोग भारतीय हैं। तो इस प्रकार नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का अर्थ उस जनसमूह से होता है जो राष्ट्रीयता के समान सूत्रों से बंधा होता है और राज्य होने की सभी शर्तों को पूरा करता है। यानी कि उसमें राष्ट्र भी हो और राज्य भी हो। वह राष्ट्र भी है लेकिन राज्य की शर्तों को पूरा करता हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं? स्टेट नेशन सिस्टम कहते हैं। कहने का आशय यह है कि किसी निश्चित भूभाग में वहां के निवासियों के ऊपर एक संप्रभु सरकार के द्वारा या केंद्रीय सत्ता के द्वारा लंबे समय तक इस पर नियंत्रण किया जाता हो। लंबे समय तक इस पर नियंत्रण करने के पश्चात इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमाओं के मध्य, यानी कि जो सांस्कृतिक सीमा है और राजनीतिक सीमा है, आपस में मिल गई हो, तो ऐसे व्यवस्था को हम नेशन स्टेट कहते हैं। आइए देखते हैं कि राष्ट्र राज्य का विकास कैसे होता है, नेशन स्टेट का विकास कैसे होता है, यानी कि राष्ट्र राज्य का अस्तित्व कैसे आता है। जैसे राजनीतिक विचारों के इतिहास में जब मानव सभ्यता का उदय होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनानी नगर राज्य का उदय होता है। यूनानी नगर राज्य का उदय होता है और यूनानी नगर राज्यों में शासन प्रणाली का उदय होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित होता है। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि कुछ नगर यहाँ होते हैं, कुछ उधर होते हैं, यानी कि बिखरी हुई थी, छोटे छोटे नगर राज्य स्थित थे। तो इन्हीं नगर राज्यों में वहां की जनसंख्या के द्वारा सरकार का गठन किया जाता था, यानी कि गणतंत्री स्वरूप प्रचलित होता है। और जैसे हम प्राचीन समय में भी देख सकते हैं कि भारत में, इंडिया में और चाइना में, भारत में, चीन में, विभिन्न देशों में प्राचीन समय में हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। इसी तरह से इटली में भी देख सकते हैं कि इटली में जब पुनर्जागरण होता है तो इटली एक राष्ट्र के रूप में, इटली की उत्पत्ति एक राष्ट्र के रूप में होती है, एक नेशन के रूप में होती है। इटली का जब पुनर्जागरण होता है तो आधुनिक राज्य की जो उत्पत्ति होती है, वह 30 वर्षीय संधि या 1648 में वेस्टफेलिया की संधि से होती है। वेस्टफेलिया की संधि से ही राष्ट्र राज्य का जन्म होता है। इसके पहले 1618 से 1648 तक यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध चला था। और 30 वर्षीय युद्ध के पश्चात ही आधुनिक राज्यों का जन्म होता है। यह 30 वर्षीय जो युद्ध लड़ा गया था, यह राजा और पोप के अधिकारों को लेकर लड़ा गया था। यानी कि जैसा मध्य युग में हम देखते हैं कि मध्य युग जो होता है, यूरोप में हम देखते हैं कि मध्य युग जो होता है वह चर्च और राज के बीच संघर्ष का युग होता है। चर्च अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में लगा हुआ था, राज अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में लगा हुआ था। यानी कि सर्वोच्च कौन है, संप्रभु कौन है, यह लेकर राज्य और चर्च के बीच संघर्ष छिड़ा रहता था। तो हम देखते हैं कि जब यूरोप में पोप का वर्चस्व हो जाता है,
तो पोप, जब यूरोप में चर्च और पोप के बीच संघर्ष चलता रहता है, तो 1618 से 1648 तक विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष चलता है। जो राजा होता है वह पोप की शक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वह कहता है कि पोप की शक्ति केवल धार्मिक मामलों तक सीमित है, लेकिन पोप जो होता है वह राजनीतिक मामलों में भी इंटरफियर करने लगता है। तो दोनों में युद्ध हो जाता है। विभिन्न जो राजा होते हैं, यूरोप में विभिन्न राजा होते हैं और पोप के मध्य युद्ध छिड़ जाता है, संघर्ष छिड़ जाता है। और इस संघर्ष में अंतिम रूप से 1648 में वेस्टफीलिया की संधि होती है, और वेस्टफीलिया की संधि के पश्चात युद्ध का समापन होता है। जब समाप्त हो जाता है तो यूरोप में अनेक राज्यों का उदय हो जाता है, अनेक राज्यों का उदय हो जाता है। और यह जो राज्य होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, छोटे छोटे अनेक राज्य हो जाते हैं। तो जब छोटे छोटे अनेक राज्य हो जाते हैं तो यह अपने मामलों में संप्रभु हो जाते हैं। यह पोप के अधीनता को अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि पोप का वर्चस्व समाप्त हो जाता है और पोप को केवल धार्मिक मामलों में सीमित कर दिया जाता है। राजनीतिक मामलों में सारा अधिकार राजा को हो जाता है। तो यूरोप में अनेक राज्यों का उदय होता है, अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और आधुनिक युग में हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियों के कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। और जब राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है तो विभिन्न राष्ट्रों का अस्तित्व हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और अंततः 1765 में यह बंगाल पे आधिपत्य स्थापित कर लेती है और 1765 के पश्चात यह विभिन्न राज्यों को, विभिन्न रियासतों को अपने अधीन कर लेती है। अंततः 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में भारतीय शासन अधिनियम लाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और भारत की सत्ता किसके हाथ में चली जाती है? ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली जाती है। यानी कि उस समय तक 1858 के पहले छोटे मोटे संघर्ष हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया नहीं था। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट उस समय इतना भारत में आया नहीं था। लेकिन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है तो यहीं से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। लोग अब यह समझने लगते हैं, लोगों के अंदर चेतना पनपने लगती है कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत का शासन भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो 1885 से यह संघर्ष शुरू हो जाता है। अंततः 1947 तक संघर्ष चलता रहता है और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है और भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है, यानी कि संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। हम देख सकते हैं कि अनेक देशों में स्वतंत्रता के पश्चात एक राज्य के रूप में स्थापन शुरू हो जाता है। जैसे विभिन्न देश जो गुलाम होते हैं, विभिन्न देश जो साम्राज्यवाद के अधीन होते हैं, तो जैसे भी उपनिवेशीकरण शुरू होता है वैसे वैसे वहां पर खुद की उनकी स्वयं की सरकारें स्थापित होने लगती हैं और वह संप्रभु होने लगते हैं। तो इस तरह से राज्य व्यवस्था का उदय होता है। इस राष्ट्र राज्य के उदय को हम विभिन्न क्रमों से भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस विश्व में आता है कबीला राज्य। कबीला, जब मनुष्यों की उत्पत्ति होती है तो कबीला राज्य की उत्पत्ति होती है। कबीला राज्य यानी कि छोटे छोटे, एक ही राज्य के अंदर छोटे छोटे कबीले होते हैं और कबीलों का एक सरदार होता है और सरदार का नियम होता है, कबीले का नियम बनाया जाता है और सरदार के द्वारा उसका पालन कराया जाता है। सरदार ही मुखिया होता है कबीले का, जो भी उस नियम को भंग करता है सरदार के द्वारा दंडित किया जाता है। तो मानव सभ्यता के शुरुआत में हमारा समाज कबीले राज्य में बटा होता है। उसके पश्चात आता है प्राच्य साम्राज्य। इस प्राच्य साम्राज्य में प्रारंभिक सभ्यता का विकास होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये विभिन्न सभ्यताओं का जो विकास होता है यह प्राच्य सभ्यता में होता है, प्राच्य साम्राज्य में ही होता है। जो विभिन्न सभ्यताओं का विकास होता है प्राच्य साम्राज्य में ही होता है। तो प्राच्य साम्राज्य में हम इनके राजनीतिक संगठन को देख सकते हैं, इनकी व्यवस्था को देख सकते हैं, कैसे धीरे धीरे विकास होता है। प्राच्य साम्राज्य के बाद आता है यूनानी नगर राज्य। यूनानी नगर राज्य को हम देखते हैं कि यूनान जो होता है प्लेटो और अरस्तु के पूर्व या प्लेटो और अरस्तु के समय छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित होता है और उन नगर राज्यों का प्रशासन वहां के सरकारों के द्वारा किया जाता था, गणतंत्री सरकारों के द्वारा किया जाता था। गणतंत्री यानी कि वहां पे कोई सामंतशाही व्यवस्था नहीं थी, राज्य व्यवस्था नहीं होती है। वहां क्या होती है? गणतंत्र होता है और गणतंत्रों के माध्यम से शासन किया जाता था।
बाद में चलकर वहां पर राजतंत्रीय परंपराएं स्थापित होने लगती हैं, यानी कि गणतंत्री स्वरूप जो होता है राजतंत्रीय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। यूनानी नगर राज्य का जब पतन हो जाता है तो उसके स्थान पर पवित्र रोमन साम्राज्य का अस्तित्व आ जाता है। पवित्र रोमन साम्राज्य का अस्तित्व आ जाता है। पवित्र रोमन साम्राज्य का अस्तित्व आ जाता है। और जो यह पवित्र रोमन साम्राज्य होता है, यह यूनानी नगर के पतन के बाद इसका अस्तित्व आता है। यानी कि जैसे यूनानी सभ्यता का पतन होता है वैसे रोमन सभ्यता का उदय हो जाता है। तो रोमन साम्राज्य आता है और यह भी नियम बनाता है, कानून बनाता है। उस नियम और कानून के अनुसार अपने विशाल साम्राज्य पर शासन स्थापित करता है। पांचवा हम देख सकते हैं, पांचवा विकास का क्रम जो होता है वह है सामंती साम्राज्य। सामंती साम्राज्य, इस सामंती साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य होता है, जो भूभाग होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि राजा अकेले शासन नहीं कर पाता है, इसलिए वह उस भूभाग को छोटे छोटे रियासतों में बांट देता है और छोटे छोटे रियासतों का एक मालिक हो जाता है, जिसको हम सामंत करते हैं। यह सामंती साम्राज्य का उदय होता है। सामंती राज्य के पश्चात हम देख सकते हैं, सामंती राज्य के पश्चात हम देख सकते हैं कि फिर आधुनिक राज्य का उदय होता है। आधुनिक राज्य का उदय होता है। इस आधुनिक राज्य में हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के पश्चात अनेक राज्यों का अस्तित्व होता है, अनेक राज्यों का गठन होने लगता है और विभिन्न राज्यों में सरकारों की स्थापना होती रहती है। स्पेशली जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 के पश्चात हम देख सकते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में संप्रभु सरकार की स्थापना होती है, राष्ट्र राज्य का उदय होता है। संप्रभु सरकार की स्थापना होती है, राष्ट्र राज्य का उदय होता है। क्योंकि जितने भी कंट्री अधीन होते हैं, उपनिवेश होते हैं, सबका भी उपनिवेशीकरण किया जाता है। यानी सभी स्वतंत्र होने लगते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो। विभिन्न जितने भी देश होते हैं, जितने भी देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था और उस ब्रिटेन के गुलामी से मुक्त हो जाते हैं, ब्रिटेन के साम्राज्य से मुक्त हो जाते हैं और वहां पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाती है। वहां पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाती है और वहां के लोग मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। वह सरकार संप्रभु होती है। तो इस तरह से आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था का जन्म होता है। हम देख सकते हैं कि अमेरिका जो इस समय विश्व में एक महाशक्ति के रूप में है, वह उसका भी स्वतंत्रता संघर्ष 1776 से शुरू होता है और अंततः 1789 में वहां का संविधान बनता है। वह भी ब्रिटेन का गुलाम होता है। कुछ राज्य अमेरिका के कुछ राज्य स्पेन के गुलाम होते हैं। यानी कि ब्रिटेन, स्पेन, हालैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जो अपने व्यापारिक कंपनियों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और विभिन्न राज्यों को अपने अधीन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न देशों में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होती है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म होता है। यानी कि हम किसी भी राज्य को राष्ट्र भी कह सकते हैं और राज्य भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्र और राज्य को हम एक ही समझते हैं, एक ही समझ लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीयता जो क्या है, एक भावनात्मक शब्द है और राज्य जो है वह एक राजनीतिक रूप है, एक कानूनी प्रणाली है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्र राज्य व्यवस्था की अवधारणा बताया। राष्ट्र राज्य व्यवस्था है क्या और राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उदय कैसे हुआ है, इन सभी से मैंने आप लोगों को अवगत कराया। अब आपके सिलेबस में यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।